विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर जीव विज्ञान का आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतान होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप भी अपना अर्धवार्षिक पेपर भेजना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ बनाकर, जैसे इस बच्चे ने भेजा है, तो आप भी पीडीएफ बना करके साफ पीडीएफ हमारे को भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो उस पर पीडीएफ बिल्कुल साफ भेज सकते हैं। आराम से पेज को खींचिए, एक एक पेज को फोटो खींचिए और उसके बाद खुद देखिए कि वो फोटो साफ आई है नहीं आई है, उसके बाद उसको भेज सकते हैं। यहाँ पर जो क पार्ट है, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतानें होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कोकोन लिखा है ना, ये गलत है, क्लोन है ये। ठीक है, क्लोन। इसके बाद जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? तो ये नर हार्मोन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण अंग जनन अंग है। वृषण जनन अंग कहाँ का है? तो मानव नर का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव में और पशुओं में पाया जाता है। उसके बाद है मानव मादा में अंडाशय की संख्या है। तो मानव मादा में अंडाशयों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अच्छा, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जीव की होती है, तो क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, युग्मक मतलब जोड़े में। ठीक है, तो 23 में होती है, फिर 23 होती है, टोटल मिला के 46 होती है। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन, पराग कण किसे कहते हैं? परागण, सॉरी, परागण किसे कहते हैं, ये आपको समझाना है। तो देखो, परागण तो है सिंपल सा डेफिनेशन, आपके ऊपर है। पराग कोश में पराग कणों का फूल की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, पर परागण और स्वपरागण दो होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, पराग कोश से पराग कणों का फूल की वर्तिका पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। या फिर आप बोल सकते हैं, पौधों में पराग कण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। उसके बाद निषेचन शुरू होती है, तो परागण को आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है, पुष्प के अंगों का वर्णन करना है। एक नंबर में क्या वर्णन करोगे? नाम लिखने को बोल रहा है ये, एग्जामिनर कुछ भी देते हैं। देखो, वर्तिकाग्र है वो आप लिख दोगे। ठीक है, उसके अलावा जो है आप वर्तिका लिख दोगे, अंडाशय है, जायांग है, दल है, परागकोश है, और भी बहुत सारे हैं। पुंकेसर है, बायदल है, पुष्पासन है, और पुष्पव्रत है, बहुत सारे हैं। सर्टोली सेल के कार्य आपको बताने हैं। तो सर्टोली सेल जो है कोशिकाओं के विकासशील जो है मतलब विकास को पोषण प्रदान करती है, साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी प्रदान करती है। और उसके अलावा जो है अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन भी करती है। तो ये सर्टोली सेल्स के कार्य हो गए। अगले क्वेश्चन है, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो वो लक्षण जो है सीधे सीधे माता पिता से उसके संतान में आते हैं, उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। मानव मादा में गर्भ धारण होने पर कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो आपको पता है, मानव मादा में गर्भ धारण होगा तो सबसे पहले जो है मासिक स्त्राव यानी महामारी जो है रुक जाएगी। ठीक है, ये स्त्राव बंद हो जाएगा। दूसरा जो है, उल्टी होना बार बार में प्रारंभ हो जाएगा, बार बार में पेशाब आना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ स्तनों का विकास और उसमें हल्का सा दर्द जो है महसूस होने लग जाएगा। यहाँ तक कि उसके जो बच्चेदानी है उसका बाहरी भाग जो है मुलायम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें बायोलॉजी में आप लिख सकते हैं। एक संकरण एक संकर संकरण किसे कहते हैं? रेखा चित्र द्वारा आपको बताना है। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? ये समझाना है। शुक्र जनन किसे कहते हैं? समझाना ही है। और मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है। अगला जो है, मादा स्तन ग्रंथि की उपयोगिता एवं दूध का संगठन भी बताइए। द्विसंकर संकर संकरण किसे कहते हैं? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अथवा में दिया गया है, मानव नर जनन अंग का वर्णन कीजिए। दोनों ही में से कोई एक ही करना है। पुष्पी पौधों में द्विव निषेचन समझाइए, अथवा अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनका नाम आपको बताना है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सल्फाइड ऑक्साइड। सल्फाइड ऑक्साइड जो है ये पानी के साथ क्रिया करके जो है अम्लीय वर्षा करता है। इसके बाद में, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 125 अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो एंजाइम है लाइगेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए में जो है थायमीन पाया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो वो है हमारे स्वामी नाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद में, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए।
तो इसकी परिभाषा क्या है, सिंपल सी है, जो है ये एक क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जीव विज्ञान का ये वैसा क्षेत्र है जिसमें मानव की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से उत्पादों और प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए जीवित प्रक्रियाओं, जीवों और प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो आणविक कैंची किसे कहते हैं, सीधा सीधा प्रतिबंधन एंजाइम को या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ही आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके आंसर हो गए। इसके बाद आपका है भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर आपको लिखना है, जीनोटाइप और फेनोटाइप में अंतर बता देना है। अच्छा, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज में अंतर आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अभ्यारण्य क्या होते हैं, भारत में कितने प्रकार के अभ्यारण्य हैं, और प्लाज्मिड क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इनका उपयोग भी आपको लिखना है। साथ ही साथ डीएनए फिंगरिंग को रेखा चित्र के द्वारा जो आपको समझाना है। परिस्थिति तंत्र की परिभाषा लिखनी है और इसके विभिन्न घटकों के नाम लिखने हैं। प्रकाश तथा जल घटकों का पोषण के जीवन पर पड़ने वाले पौधों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन आपको करना है। और उसके बाद में अंतिम प्रश्न जो इसमें गया, जीनी अभियांत्रिकी क्या है, और रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो तकनीकी की सहायता से इन जो है इंसुलिन उत्पादन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। पूरे क्वेश्चन जो है पिछले साल जो है झारखंड बोर्ड में, जैक बोर्ड में मैंने पूरा करवाया था ये सारा का सारा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। वैसे भी तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जब भी किसी बोर्ड का पेपर डालूँ तो सारा का सारा वो NCERT बेस होता है। अगर आप सभी को पढ़ते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मॉडल पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं हर बोर्ड का अलग अलग पेपर आपको जब देता हूँ तो उनको पढ़ लिया करो, उसमें केवल एक नज़र मारने में आपका कुछ घिसेगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ घिसता है तो रहने ही दो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आप भी अपना पेपर भेजना ना भूलें, PDF बना करके भेज सकते हैं, साफ PDF होनी चाहिए, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे जैसे इस वीडियो में हमने आपको बताया है।